Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan lands law, and next question is briefly discuss the different modes of recovery of the arrears of the land revenue. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जो है, इसका मेन पर्पस जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, क्योंकि ये स्टेट की गवर्नमेंट की आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता। तो अगर कोई भी लैंड होल्डर या टेनेंट जो कि खेती कर रहा है, अगर वो वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू जो है उसको नहीं देता है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसको इस बेसिस पे डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। उसकी रिकवरी जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से की जा सकती है, और अगर रिकवरी नहीं हो पाती है तो फिर और भी बड़े सारे तरीके जो है यहाँ पे फॉलो किए जा सकते हैं। तो रिकवरी करने के तरीके क्या हैं, ये सारे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू है, लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट की इनकम का जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है, इसलिए इसको रिकवर जो है किया ही जाता है, और इसको फर्स्ट चार्ज बोला जाता है उस लैंड पे। देखिए, revenue or rent is the main source of the income of the state. This is the reason that the special emphasis is laid upon the recovery of the rent. क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट का, इसलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पूरी स्टेट की जो लैंड है उसकी ऑनर है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा और भी ऑनर्स हैं। तो जो भी टेनेंट वहाँ पे या लैंड होल्डर खुद वहाँ पे जो किसी तरीके की खेती जो कर रहे हैं, तो उनको इसका जो है रेवेन्यू जो है एज अ रेंट जो है देना पड़ेगा। स्पेशल प्रोविज़न हैव बीन मेड फॉर द रिकवरी और रेवेन्यू रेंट अंडर द लॉ। तो इस एक्ट के अंडर जो है स्पेशल प्रोविज़न कर रखे हैं किस तरीके से रेवेन्यू या रेंट जो है वो रिकवर किया जाएगा। अंडर सेक्शन 224 एंड 254 ऑफ द चैप्टर 10 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, इसके प्रोविज़न के रिगार्डिंग बात करता है किस तरीके से रिकवरी की जो है एरर ऑफ द रेवेन्यू की जाएगी। तो देखिए, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले ये है कि रेवेन्यू रेंट टू बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस। तो देखिए, जब भी कोई रेवेन्यू जो है ड्यू हो जाता है, तो उस लैंड पे जो ये फर्स्ट चार्ज होता है, सबसे पहले जो यहाँ पे जो भी रेवेन्यू बनता है उसको जो है वसूला जाता है। प्रोड्यूस और बाकी प्रॉफिट जो है उनकी रिकवरी बाद में की जाती है। सबसे पहले जो रेंट होता है वो उस लैंड से जो है वसूला जाता है। तो ये इसको इसको बोला जाता है फर्स्ट चार्ज ऑन द लैंड ऑफ एंड इट्स प्रोड्यूस। Under Section 224 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956, the provision has been made that revenue or rent assessed on every holding shall be the first charge thereupon and on the rent, profit and produce thereof. तो सबसे पहले जो रेंट जो है वो वसूला जाता है, उसके बाद जो है बाकी प्रोड्यूस और ये रिकवरी जो है की जाती है। इट मीन्स दैट द रिकवरी ऑफ रेवेन्यू और रेंट विल फर्स्टली बी मेड फ्रॉम द रेंट्स। तो सबसे पहले जो है उस प्रॉफिट से, उस प्रोड्यूस से जो भी पहले जो है रेंट वहाँ पे वसूला जाता है। किसी भी लैंड से सबसे पहले जो है रेंट वसूला जाता है, बाकी रिकवरी जो है जो कि प्रॉफिट से या प्रोड्यूस से रिलेटेड हो सकती हैं वो बाद में की जाती हैं। देखिए, यही चीज़ इसमें बोली गई है। अंडर सेक्शन 225 एंड सेक्शन 120 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 ऑफ द लाइबिलिटी द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन द फॉलोइंग पर्सन। तो इन सेक्शन के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी सेट की गई है कि कौन पर्सन है जो कि लैंड रेवेन्यू जो है वो पे करेंगे एज अ रेंट। देखिए, ऑन ऑल को टेनेंट, जितने भी को टेनेंट हैं उस होल्डिंग के, जो जिस लैंड पे वो खेती कर रहे हैं, और लैंड प्रॉपर्टी जॉइंटली और सिविली, जितने भी को टेनेंट हैं किसी भी होल्डिंग के या किसी भी लैंड प्रॉपर्टी के, जो जॉइंटली उसको होल्ड किए हुए, सिविली इसको ज्वाइन किए हुए हैं, जितने भी को टेनेंट हैं वो सारे जो उनकी लाइबिलिटी बनती है रेवेन्यू जो है पे करने की, रेंट जो है पे करने की। ऑन ऑल पर्सन हु गेट्स पोजेशन ऑफ एनी होल्डिंग ऑन विच लैंड रेवेन्यू वाज एन एरर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच पोजेशन। इसके अलावा वो सारे पर्सन जिनके पास कोई होल्डिंग, किसी प्रॉपर्टी का, किसी लैंड का पोजेशन है, और वहाँ पे इस एक्ट के टाइम पे कोई रेवेन्यू जो है एज अ एरर जो है पेंडिंग है वहाँ पे, तो एज ए एरर जो है वो पेंडिंग है वहाँ पे। Section 226, all the above person will be responsible for the payment of land revenue or rent in the time and they will have to pay the land revenue or rent as per the prescribed procedure। तो जो भी पर्सन यहाँ पे बता रखे हैं, सारे को टेनेंट और जितने भी पर्सन जिनके पास कोई होल्डिंग का पोजेशन है, ये सभी पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल हैं एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर के अंडर जो है लैंड रेवेन्यू या फिर रेंट को पे करने के लिए। इफ़ द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय सच पर्सन, अगर
ये जो पर्सन जो आपने यहाँ पे पढ़े, अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं अपने लैंड रेवेन्यू की या रेंट की, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये परिणाम हो सकते हैं। फर्स्ट, सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज एरर ऑफ लैंड रेवेन्यू और रेंट। तो सबसे पहले इसको जो है, इस अमाउंट को एज अ एरर ऑफ लैंड रेवेन्यू या रेंट माना जाएगा, एरर ऑफ रेंट माना जाएगा या एरर ऑफ लैंड रेवेन्यू माना जाएगा। दूसरा, बकाया इसको ऐसे माना जाएगा। दूसरा, सेकंड, सच रिस्पॉन्सिबल पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। और ऐसे पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे इस लैंड रेवेन्यू रेंट देने के लिए, उनको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले उस अमाउंट को जो है बकाया माना जाएगा लैंड रेवेन्यू का या रेंट का, उसको एरियर ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, उस पर्सन को जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रेंट या लैंड रेवेन्यू देने की, उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर वहाँ पे कर दिया जाएगा। दूसरा, अ सर्टिफाइड अकाउंट ऑफ सच एरर अमाउंट विल बी प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 227 एंड 122 विच विल बी अ डेफिनेट प्रूफ ऑफ एरर ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द डिफॉल्टर। एक सर्टिफाइड अकाउंट जो है उस एरर अमाउंट का जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा सेक्शन 227 और 122 के अंडर, और ये एक डेफिनेट प्रूफ होगा कि कोई ऐसा अमाउंट है जो कि जो अभी पेंडिंग है, जिसका एरर अमाउंट है और वो एक डिफॉल्टर है। Thus it become clear from the provision laid down under section 224, 227, section 119 and 122। तो ये जो सारे सेक्शन हैं ये क्या बताते हैं, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि रेवेन्यू और रेंट इज़ द फर्स्ट चार्ज ऑन द लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस। तो जो भी प्रोड्यूस वहाँ पे हुआ है, जो भी कल्टीवेशन वहाँ पे जो हुई है, जो उत्पादन वहाँ पे हुआ है, उस पर जो फर्स्ट चार्ज होता है, रेवेन्यू जो होता है, रेंट जो होता है, वो फर्स्ट चार्ज होता है, सबसे पहले वो जो है वसूला जाता है। दूसरा, होल्डर, को होल्डर एंड पोजेशन होल्डर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ सच रेवेन्यू। तो दूसरा पॉइंट आपने ऊपर ये भी पढ़ा कि जितने भी प्रॉपर्टी के होल्डर हैं, लैंड होल्डर हैं, को होल्डर हैं, पोजेशन होल्डर हैं, और सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड रेवेन्यू या रेंट को पे करने के लिए। और अगर नॉन पेमेंट ऑफ सच अमाउंट होता है तो सच पर्सन को सच रेंट को एरर अमाउंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उस पर्सन को जो कि रिस्पॉन्सिबल रेंट को पे करने का, उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें ऊपर आपने पढ़ी। अब मेथड ऑफ रिकवरी क्या है, तो सेक्शन 228 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 मेथड बताता है कि किस तरीके से रिकवरी जो है गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू की या रेंट की जो है यहाँ पे कर सकती है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिमांड एंड साइटेशन टू अपेयर। सबसे पहले जो है सेक्शन 229 एंड 125 के अंडर जो है अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट बिकम ड्यू। जब कोई अमाउंट जो है रेवेन्यू का या रेंट का ड्यू हो जाता है, रिट ऑफ डिमांड जो है इशू की जाती है। रिट ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड की जाती है, एक नोटिस सेंड किया जाता है डिफॉल्टर को कि उसको इतना अमाउंट जो है स्पेसिफाइड टाइम के अंडर जो है इस समय पे, इस साइटेशन पे जो है जमा करवाना है, स्पेसिफाइड डेट को जमा कराना है। सच ऑर्डर और रिट डिमांड और साइटेशन टू अपियर विल नॉट बी ड्यूरेशन लेस देन। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे जमा कराने के लिए बोला जा रहा है, रिट ऑफ डिमांड यहाँ पे की जा रही है, इसमें जो जमा कराने का रेवेन्यू को जमा कराने, रेंट को जमा कराने का जो गैप होना चाहिए कम से कम 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो कालू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केसेस में बोला गया, ये रिट ऑफ डिमांड जो होती है, ये जो नोटिस सेंड किया जाता है डिफॉल्टर को कि आप लैंड रेवेन्यू जमा कराइए या रेंट जमा कराइए, ये तहसीलदार के द्वारा जो है इशू किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे when writ of demand or citation to appear is issued under section 229A and section 126, and if it appear to the collector that the person will not be able to pay the whole amount in one lump sum, then he can pass order to pay installment, and if default is made in payment of such installment, then he can pass order to pay the whole amount in lump sum with the interest। तो देखिए इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। जब रिट डिमांड जो है किसी डिफ़ॉल्टर अगेंस्ट जो है इशू कर दी जाती है, या उसको किसी साइटेशन पे अपेयर होने के लिए बोला जाता है, और वो कलेक्टर के सामने अपेयर हो जाता है और बताता है कि वो अनेबल है इस सारे अमाउंट को एक मुश्त देने के लिए, लमसम देने के लिए, तो उस कंडीशन में जो आपके पास जो कलेक्टर होगा ये ऑर्डर पास कर सकता है कि आप ये सारा अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट भी में दे सकते हैं। और अब अगर वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट में भी नहीं दे पाता है तो वो ऑर्डर पास कर सकता है ये सारा अमाउंट लमसम दिया जाए और विद इंटरेस्ट वहाँ पे दिया जाए। द पीरियड ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट शैल नॉट एक्सीड द 3 ईयर। तो जितना भी आपका लैंड रेवेन्यू बकाया है, एरर अमाउंट है या फिर रेंट जो आउटस्टैंडिंग है, वो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है 3 साल से ज़्यादा जो है नहीं बनाई जा सकती हैं। तो ये सारा जो बातें की गई हैं। नेक्स्ट आपके पास लिक्विडेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट्स सेल। तो अंडर सेक्शन 230 एंड 127 द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द डिफॉल्टर कैन बी मेड बाय द कलेक्टर बाय अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर।
अगर किसी भी तरीके से रेवेन्यू की जो है रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो पे नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है जो कलेक्टर होगा उसकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसके पास जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जो कि प्रेस्क्राइब की गई है, डिफॉल्टर की जो मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको अटैच करके उसको सेल करके जो है पूरा रेवेन्यू जो है या रेंट जो है वसूला जा सकता है। Such attachment or sale will be made in the same manner as attachment or sale or movable under the decree of the civil court under the code of civil procedure 1908। तो सिविल CPC 1908 के अंडर जो कोर्ट की एक डिक्री होती है और उस डिक्री के अंडर जिस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की जाती है, यहाँ पे भी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट उसकी जब्ती वैसे ही होगी और उसी तरीके से इसको सेल यहाँ पे किया जाएगा। Except the particular detail in the provision section 60 of the Civil Procedure Code, the property kept in a religious purpose cannot be attached and sold under this section। तो जो रिलीजियस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूव प्रॉपर्टी, उसको जो है अटैच नहीं किया जाता, ना ही उसको जो है सोल्ड वहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है अटैचमेंट और लैंड एंड सेल। तो यहाँ पे तो थी मूव प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और सेल, यहाँ से भी अगर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू नहीं होता है या रेंट नहीं होता है, तो जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसकी लैंड है उसको भी जो है अटैच करके उसको सेल करके जो है जब्त करके और उसको सेल करके जो है लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है अपना पूरा कर सकती है, रेंट अपना पूरा कर सकती है। व्हेन एन अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बिकम ड्यू एंड द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड, अगर कोई लैंड रेवेन्यू अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाता है और उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है या फिर इनसफिशिएंट रिकवरी हुई है, थोड़ा ही अमाउंट रिकवर हुआ है बाय द मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से, उस कंडीशन में सेक्शन 231 के अंडर कलेक्टर जो है ऑर्डर दे सकता है, लैंड की अटैचमेंट उसको सेल करने की ऑर्डर वहाँ पे दे सकता है, उसकी नीलामी वहाँ पे करवा सकता है। इट शुड बी मेंशन हियर दैट द अंडर दिस सेक्शन द अटैचमेंट ऑफ सेल कैन बी मेड ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, नॉट फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अदर अमाउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मिस्टर रोशनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में बोली गई कि जो रिकवरी यहाँ पे की जा रही है वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू की होगी, ना कि अदर किसी अमाउंट की यहाँ पे होगी। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ अदर एसेट और डिफॉल्टर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड्स की अटैचमेंट से जो है वो भी रिकवरी यहाँ पे नहीं हो पा रही है, इसके अलावा जो भी उसके पास अदर एसेट है डिफॉल्टर के, उनको सेल करके भी जो है सेक्शन 237 और 30 के अंडर जो है उनको अदर एसेट को अटैच और सेल करके जो है रिकवरी वहाँ पे की जा सकती है, ये यहाँ पे बताया। तो ये रिकवरी के तरीके हैं। सबसे पहले तो रिकवरी नॉर्मल तरीके से की जाएगी, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, अगर वैसे नहीं हो पाती है तो फिर मूव प्रॉपर्टी को अटैच और सेल किया जा सकता है, अगर वैसे भी नहीं होती है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल और अटैच किया जा सकता है, और जो उसके पास अदर एसेट्स हैं उनके थ्रू भी जो है रिकवरी की जा सकती है लैंड रेवेन्यू की या रेंट की। अब आपके पास मेथड ऑफ सेल क्या है, किस तरीके से जो है अगर रिकवरी नहीं हो पाती है तो किस तरीके से जो उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, उसका मेथड यहाँ पे सेक्शन 238 टू 254 जो है बता रखा है। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर एरर है अमाउंट, बकाया अमाउंट है, अगर वो पे नहीं हो पाया है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है, तो सबसे पहले कलेक्टर क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन विल बी इशूड बाय द कलेक्टर फॉर द सेल ऑफ सच। सबसे पहले एक घोषणा की जाएगी कि इस प्रॉपर्टी की जो है सेल की जा रही है। सेल विल बी डन बाय द कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर और द तहसीलदार एज अथॉराइज्ड बाय हिम। तो इस प्रॉपर्टी की सेल ताकि जो है राजस्व पूरा किया जा सके, अपना लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जा सके, रेंट रिकवर किया जा सके, तो इसकी सेल जो है सिर्फ कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर या तहसीलदार ही करा सकता है। द ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द सेल विल नॉट बी एबल टू ऑफर एनी अमाउंट इन कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ परचेज। तो जो ऑफिसर जहाँ पे कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार जो है इस सेल को यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं, वो किसी तरीके का यहाँ पे कोई अमाउंट जो है वो नहीं देंगे, मतलब कि ये जो है प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेंगे। जो खुद यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो इसको, जो यहाँ पे सेल करवा रहे हैं वो इसको खुद यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। द परचेजर विल हैव टू डिपॉजिट 25% ऑफ सेल अमाउंट इमीडिएटली एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट लैंड कैन बी रिसोल्ड इमीडिएटली। तो जिस पर्सन ने अब इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में ख़रीदा है, उसने सेल कर ली है, परचेज कर लिया प्रॉपर्टी, उसको 25% उस लैंड का जो उसने परचेज़ की है उसका तभी जमा करवाना है। अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर पूरी सेल फिर से करवाई जाएगी। द अमाउंट ऑफ सेल विल हैव टू डिपॉजिटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल। और उस लैंड जिसकी सेल की जा रही है गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, ताकि अपना राजस्व पूरा किया जा सके, ऐसा अमाउंट जो कि लिया गया है उस लैंड को बेचने के बदले में, वो 15 दिन के अंदर जो है जमा कराना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को।
द लॉस इनक्लूड ड्यू टू द रीसेल विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सच पर्सन हु कुड नॉट पे द अमाउंट एंड बिकॉज दिस रीसेल वाज डन। अगर आपने ऑक्शन में उस ज़मीन को खरीद लिया और उसके बाद जो है 15 दिन के अंदर अगर आप अमाउंट जमा नहीं करवा पाते हैं, तो जो भी रीसेल होगी और जो भी खर्चा यहाँ पे आएगा वो उसी पर्सन से रिकवर किया जाएगा। द सेल विल बी सेट असाइड बाय डिपॉजिटिंग द अमाउंट ड्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ इरेगुलरिटी इन द सेल। अगर उस टाइम पे भी जब सेल की जा रही है उसकी लैंड की, जिससे लैंड रेवेन्यू बकाया है या रेंट बकाया है, वो सेल के दौरान भी अगर अपना अमाउंट जमा करा देता है तो सारी सेल जो है सेट असाइड वहाँ पे कर दी जाएगी। इफ़ सच सेटिंग असाइड इज़ नॉट मेड द सेल विल बी कन्फर्म्ड। अगर ऐसा कोई भी सेटिंग असाइड नहीं होती है, फिर भी कोई भी वो जो है टेनेंट या लैंड होल्डर नहीं आता है अपना रेंट जमा करवाने या लैंड रेवेन्यू जमा करवाने, तो फिर वो सेल जो है कन्फर्म मान ली जाएगी और 30 दिनों के अंदर जो है कन्फर्म कर दी जाएगी 30 दिनों के अंदर। इन द लास्ट द परचेजर विल बी गिवन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द सर्टिफिकेट ऑफ द परचेज। और लास्ट में फिर वो जो लैंड जिसको सेल की गई है, जो नया परचेजर है उसको सर्टिफिकेट ऑफ परचेज वहाँ पे दे दी जाएगा और उसका पोजेशन भी उसको दे दिया जाएगा। और जो पैसा गवर्नमेंट को मिला है उससे वो अपना रेंट जो है, रेवेन्यू जो है वसूल कर लेंगे। और जो बढ़ा हुआ पैसा है, मतलब ज़मीन इतने पैसे में बिकी है कि अपना लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट का पूरा हो चुका है, रेंट पूरा हो चुका है, और जो पैसा वापस जो बच जाएगा वो उसी पर्सन को दे दिया जाएगा जो कि डिफ़ॉल्टर था, जिसने लैंड रेवेन्यू वहाँ पे जमा नहीं करवाया था। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।